आज का विषय जो है हमारा वो है ज्योतिष लोक। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत अच्छा विषय है ज्योतिष लोक। नाम सुनते ही मन में प्रश्न होता है कि हमने सब दो लोक सुने थे, ऊर्ध्वलोक या अधोलोक। तीन लोक भी सुन लिए थे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये ज्योतिष लोक क्या होता है, ये ज्योतिष लोक कहाँ होता है, इन सभी जिज्ञासाओं का। और इस ज्योतिष लोक में कौन होते हैं, कौन से देवता होते हैं और इसका हमारे अपने जीवन में इनका क्या प्रभाव है, आदि बहुत सारी बातें आज अच्छे से समझने की हैं और बहुत ध्यान से सुनने की है। सबसे पहले मैं इसके नाम पर आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। दो नाम मिलते हैं, ज्योतिर्लोक और ज्योतिष लोक, है ना। एक शब्द आता है ज्योतिर्लोक और एक शब्द आता है ज्योतिष लोक। दोनों ही ठीक है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जिस लोक से पूरे मध्यलोक में प्रकाश प्राप्त होता है उस लोक को ज्योतिर्लोक कहते हैं। अथवा ज्योतिष लोक, ज्योति अर्थात प्रकाश से युक्त विमानों में रहने वाले जो देव हैं वो है ज्योतिष देव। उन ज्योतिष देवों का जो लोक है उसे हम ज्योतिष लोक कहते हैं। घुमा फिरा करके बात वही आती है कि आज हम चार प्रकार के जो देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, उनमें से हम ज्योतिष देवों की चर्चा आज करने जा रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अगर और विस्तृत रूप से या और खुले रूप से मैं आपको कहूं तो आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जब हम रात्रि को छत पर बैठ करके देखते हैं आसमान में, तो आसमान में तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, दिन में सूर्य दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, इसके विषय में जैन दर्शन क्या कहता है ना। ये क्या है, ये पिंड क्या है। वर्तमान में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम चंद्रमा पर जा करके आ गए, है ना। तो ये कहां तक जा करके आए इत्यादि बहुत सारी बातों पर आज आपसे चर्चा करने का भाव है। तो आइए जुड़ते हैं अपन आज के इस विषय से। एक बात मैं आपको और सावधान करना चाहूंगा कि मुख्य रूप से जैन आगम का और विज्ञान का बहुत कुछ अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। विज्ञान कुछ अलग कहती है, जैन दर्शन के आगम कुछ अलग कहते हैं। तो आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन है, वैज्ञानिकों पर हमारी खूब अच्छी श्रद्धा है, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, मैं उन पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में वैज्ञानिकों से ज्यादा हमारे वीतरागी संत हैं, हमारे केवल ज्ञानी भगवान हैं, जिन्होंने देखा और उसको अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया। आचार्यों ने समझा और अपने हाथों से दिव्य ज्ञान से उसको लिपिबद्ध किया। तो मुझे तो वैज्ञानिकों पर श्रद्धा है, लेकिन उससे कई गुनी श्रद्धा मुझे अपने आचार्यों पर है। इसलिए जैसे मैंने इसको पढ़ा था और मुझे तो अटूट श्रद्धा हो गई थी, ठीक उसी तरह आपसे भी ये भावना करता हूं कि विज्ञान के अनुसार बुद्धि न बनाए, सिद्धांत के अनुसार विज्ञान को तोलने की कोशिश करें। अरे सिद्धांतों में ऐसा लिखा है, अर्थात शास्त्रों में ये लिखा है कि दो चंद्रमा और दो सूर्य हैं और हमें तो एक ही दिखाई देता है। इसका मतलब अभी विज्ञान कमजोर है, अभी विज्ञान और खोज कर रहा है, इसका मतलब विज्ञान को और बहुत सारे काम हैं। ऐसे तुलना करना मजा आ जाएगा पढ़ने में। ऐसे मत सोचना अरे विज्ञान ने तो एक सूर्य बताया है और ये कक्षा में दो दो सूर्य बता रहे हैं, ऐसा होता है क्या, सब गलत। ऐसी बुद्धि मत बना देना, अन्यथा आपको आनंद नहीं आएगा फिर पढ़ने में, है ना, अथवा शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए हमें अत्यंत श्रद्धा के साथ वीतरागी संतों के द्वारा लिखी गई इन भाषाओं को, इन आगमों को अच्छे से पढ़ करके इन विषयों को समझना है। तो आइए जुड़ते हैं आज हम ज्योतिष लोक, है ना, ज्योतिष लोक से संबंधित बात करते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले तीन लोक का विभाजन हम कैसे करते हैं। आपने पिछले स्वाध्याय में आपने देखा होगा तीन लोक कौन से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक।
उससे पहले दो लोक अपन ने पढ़े थे, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक 7 राजू, अधोलोक है ना, जैसे ये देखा था अपन ने, ये ऊर्ध्वलोक और ये अधोलोक। तो ऊर्ध्वलोक 7 राजू, ये 7 राजू, ये 14 राजू का प्रमाण हो गया। ठीक, उसके बाद हमने ये कही और बात कही थी कि बीच में एक सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत को ध्यान में रख करके इसी लोक के 3 भेद हो जाते हैं, अर्थात इस सुमेरु पर्वत से ऊपर ऊर्ध्वलोक, इस सुमेरु पर्वत से नीचे अधोलोक और ये मध्यलोक, ये मध्यलोक था। इस हिसाब से सुमेरु पर्वत एक वो मापदंड है जो 3 लोक को विभाजित करता है। आज मैं आपको एक लोक और दिखा रहा हूं जिसका नाम है ज्योतिष लोक। तो ज्योतिष लोक कहां है, इसमें से कौन से एरिया को हम ज्योतिष लोक बोलेंगे? जैन आगम या जैन सिद्धांत इसके बारे में क्या कहता है कि ज्योतिष लोक कहां है? तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं सबसे पहले सुमेरु पर्वत पर। हमने सुमेरु पर्वत तो देखा था जिसमें 500 योजन ऊपर जाने के बाद ऐसा एक सुमेरु पर्वत हमारा था। इसमें नीचे भद्रशाल वन, ये नंदन वन, ये सोमनस वन और ये पांडुप वन और ये चुलिका। ठीक है, अब ये नंदन वन कितना ऊपर था? तो था 500 योजन ऊपर इस पृथ्वी से। ये हमारी चित्रा पृथ्वी है, 500 योजन ऊपर गए। ये वैसे हमने पढ़ लिया था, सिर्फ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं जिससे कि आगे का विषय आपको क्लियर हो जाए। 500 योजन ऊपर जाने के बाद नंदनवन आता है, फिर उसके बाद 62.5 अर्थात 62,500 योजन ऊपर जाने पर सोमनस वन आता है और 36,000 योजन ऊपर जाने पर ये पांडुप वन आता है। इन सब का टोटल करने पर ये और 1,000 योजन जो है वो अंदर चित्रा पृथ्वी के अंदर सुमेरु पर्वत की जड़ है। तो इस हिसाब से ये कुल 1,40,000 योजन प्रमाण हमारा यह सुमेरु पर्वत था। मैं आपको बता रहा हूं आज कि इस सुमेरु पर्वत बस ये सुमेरु पर्वत है। अब हम ये देख रहे हैं कि ज्योतिष लोक कहां है। तो ये सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है। अब हम आपको यहां से नीचे से लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखना। ये चित्रा पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी से ये 500 योजन पर आ गया नंदनवन और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे यहां से, अर्थात 790 योजन, 790 योजन से लेकर के ये इसके हिसाब से मत सोचना, मेरे को इसी में मैं बना रहा हूं तो इसको देखिएगा। 790 योजन से लेकर के 900 योजन, फॉर एग्जांपल ये 500 हो गया, 500 से 600 700 यहां हो गया फॉर एग्जांपल, है ना। 700 से लेकर के 900, बस इतना इतना ये है इसका प्रमाण। मैं यहां पर इसको इसी साइज को मैंने यहां पर बनाया है 790। हम अपनी इस पृथ्वी से, जो इस पृथ्वी पर हम लोग हैं, यहां से 790 योजन ऊपर जाने पर, यहां से लेकर के 900 योजन तक यदि हम ऊपर जाते हैं तो इसके बीच का 110 योजन प्रमाण ऊंचा ये हमारा ज्योतिर्लोक है या ज्योतिष लोक है। समस्त ज्योतिषी देव यही रहते हैं और कहीं नहीं जाते, है ना। समस्त ज्योतिषी देव, फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं अगर सुमेरु पर्वत, तो यहाँ इतने प्रमाण है। अब क्या बिल्कुल यहां सटके रहते हैं? नहीं, वो कहाँ रहते, थोड़ा दूर कहाँ रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कहाँ है, अगर प्रश्न ये हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हम चित्रा पृथ्वी पर हैं। यहां से 790 योजन और ऊपर जाओ, वहां से चालू होता है ज्योतिष लोक। कहां तक होगा? 900 योजन तक। इसका मतलब वो 110 योजन प्रमाण जो भाग है वो ज्योतिष लोक का ऊंचाई आया, ज्योतिष लोक की ये ऊंचाई प्रमाण है।
ठीक हुआ। अब ऐसे विस्तार में ज्योतिष लोक कहां तक है, कितना बड़ा है, इसको और समझते हैं। स्पष्ट हो गया। चित्रा पृथ्वी से 790 संख्या याद रखना 790, यहां से लेकर के 900 योजन तक 110 योजन प्रमाण, ये जो मोटाई हुई है ना या ऊंचाई हुई, इतने में ज्योतिष लोक है। एक बात। दूसरी बात, अब विस्तार कितना है, तो विस्तार के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष लोक का विस्तार कितना हो सकता है, तो विस्तार में कहा जाता है कि लास्ट में, जैसे ये पूरा मध्यलोक है इस तरह से करके, और लास्ट में ये पूरा मध्यलोक हो गया फॉर एग्जांपल, अंदर द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र करके लास्ट में ये आ गया द्वीप समुद्र, लास्ट में स्वयंभू रमण आ गया। स्वयंभू रमण ध्यान रखना, अंतिम समुद्र का नाम क्या है, स्वयंभू रमण। तो स्वयंभू रमण समुद्र, यहां तक ज्योतिष लोक है। अर्थात ये सुमेरु पर्वत अगर यहां से है तो यहां से स्टार्ट होकर के बिल्कुल लास्ट तक, अर्थात यहां से यहां तक पूरा, ये कितना प्रमाण था आपको ध्यान है, ये पूरा एक राजू प्रमाण है। एक राजू, एक राजू प्रमाण, इतने एक राजू प्रमाण ऐसे विस्तार में 110 योजन प्रमाण ऊंचाई में, है ना। कुछ कम एक राजू बता रहा हूं, कुछ कम क्यों है वो भी आपको यहां पर बता रहा हूं। तो एक राजू प्रमाण इतना विस्तार में है, और 110 योजन प्रमाण ज्योतिष लोक जो है वो ऊंचाई में है। पूरे सूर्य सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब ज्योतिष देव जितने भी हैं वो इसी दौरान रहते हैं। सब कुछ, सब लोगों का यही निवास हो, सभी के विमान यहीं पर है। तो ठीक हो गया। विस्तार में कहां तक है, लास्ट तक ये एक राजू प्रमाण जो मध्य लोक है वहां तक ये ज्योतिष लोक विस्तृत है, फैला हुआ है। एक बात हो गई। अब दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कम कर दीजिएगा, अर्थात एक राजू में कुछ संख्या कम कर दीजिएगा। ये कुछ कम करने की बात क्यों कही, क्योंकि सुमेरु पर्वत की जो जड़ है ये 10,000 योजन प्रमाण है। कितनी है, 10,000 योजन। फिर उसके बाद ऊपर ये सुमेरु पर्वत बनता है, ठीक है, 10,000 योजन प्रमाण। शास्त्रों में लिखा है सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर, 1121 योजन के बाद ज्योतिष लोक या ज्योतिष देवों के विमान प्रारंभ होते हैं। तो मान लीजिए यहां ये सुमेरु पर्वत है, अब इससे 1121 योजन, है ना, 1121 योजन, ये क्षेत्र क्या हुआ, फिर इधर से भी और इधर से भी, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, अगम्य, इसको बोलते हैं अगम्य क्षेत्र। अर्थात इसके बीच में किसी भी ज्योतिषी देव का विमान नहीं है, यहाँ कोई भी ज्योतिषी देव नहीं है। उसके बाद ऊपर 900 योजन से ऊपर भी ज्योतिषी देव नहीं है, 790 योजन से नीचे भी कोई ज्योतिषी देव नहीं है, और बिल्कुल सुमेरु पर्वत से सट के भी नहीं है। 1121 योजन इधर भी 1121 योजन दूर होकर के फिर सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ग्रह आदि हैं उनके विमान आदि का ऑर्बिट वहां पर है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये कुछ कम, ये संख्या कुछ कम हो जाएगी, तो बाकी पूरा एक राजू प्रमाण, एक राजू में कुछ कम होकर के इतना प्रमाण जो है वो विस्तृत है और 110 योजन ऊंचा है, ऐसा यह ज्योतिष लोक जानना चाहिए। ठीक हो गया। ये बात यहां पर हमारे ज्योतिष लोक कहाँ है ये हमने जाना। अब हम ये प्रश्न दूसरा, ये ज्योतिष देव किसमें रहते हैं, किसमें रहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे भवनवासी देव भवनों में रहते हैं, भवनपुर में रहते हैं और उनके आवास भी बने हुए होते हैं। ठीक ऐसे की स्थिति व्यंतरों की भी देखी थी, भवन, भवनपुर और आवास, ऐसे
ठीक इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि साहब ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ज्योतिषी देव विमानों में रहते हैं, उनके विमान बने हुए होते हैं। और वे विमान कैसे होते हैं, तो ये विमान उनके ऐसे अर्धचंद्राकार बोल सकते हैं इसको, या फिर अर्ध कंदुकाकार, है ना, आधी गेंद होती है ना, ऐसे आधी गेंद, गेंद हो ऊपर से ऐसे हटा दो, बाकी जो पोर्शन बचता है ऐसा अर्ध बॉल, आधी बॉल जैसी होती है ना, ऐसा आकार उनके विमानों का है। ठीक हुआ। और जब यहां से नीचे से कोई व्यक्ति उन विमानों को देखेगा तो उसको ये पूरा ऐसे लगता है जैसे ये पूरा गोल है। आज हम आकाश में जो सूर्य हो या चंद्रमा, जिनको भी हम देखते हैं उनको हम यहां से देखते हैं, इसलिए हमको ये लगता है क्यों हो ये तो पूरा गोल है ना, इस तरह से। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये सूर्य और चंद्रमा देवता, सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष देवताओं के विमान हैं। बाहर चंद्रमा दिखाई देगा अभी आपको, वो चंद्रमा विमान है देवता का। दिन में देखोगे बाहर जो सूर्य दिखाई देता है वो सूर्य विमान है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो पहली बार आप सुन रहे होंगे और एकदम आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन बात सत्य है, और जो अच्छी लगे उसको तत्काल नोट भी करते चलिएगा। तो ये विमान है वस्तुतः, है ना। और इन विमानों में उन देवों की नगरियां हैं पूरी, छोटे मोटे विमान नहीं है ये, बहुत बड़े बड़े विमान हैं, है ना, सूर्य के चंद्रमा के बहुत बड़े बड़े विमान हैं, जिसमें उनका पूरा राज प्रशासन सब कुछ चलता है। तो ऐसे बड़े बड़े पूरी नगरी की नगरी उन विमानों में है। और फिर वो विमान, अच्छा ऐसा यह विमान होता है। अब एक चीज और समझें, ये विमान जो होते हैं वे पृथ्वी कायिक होते हैं। क्या होते हैं, ये पृथ्वी कायिक होते हैं। पृथ्वी कायिक जैसे 5 स्थावर होते हैं, आप हम सब जानते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, है ना। पृथ्वी ही जिन जीव का शरीर होता है उसे हम पृथ्वी कायिक कहते हैं। तो ये पृथ्वी कायिक है, अर्थात ये एक चेतन है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो पृथ्वी कायिक होते हैं, है ना। बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, अभी भी वर्तमान में बोलते हैं ना, बड़े से पहाड़ जो होता है वो पृथ्वी कायिक होता है। इसी तरह से ये भी एक पृथ्वी कायिक स्थावर है। और इसकी वजह से इसके जो 93 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, 93 नाम, कुल 8 कर्म होते हैं, उसमें से एक कर्म होता है नाम कर्म। उस नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, 93 प्रकृतियां होती है। उसमें से एक प्रकृति आतप नाम कर्म है और एक प्रकृति उद्योत नाम कर्म है। ध्यान से सुनिएगा, एक आतप नाम कर्म होता है और एक उद्योत नाम कर्म भी होता है। तो आतप नाम कर्म की यही विशेषता होती है जो मूल में तो ठंडा रहे, है ना। वो चीज जिसके इस नाम कर्म का उदय है वो मूल में तो ठंडा रहे, लेकिन उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो बहुत गर्म होती है। ठीक इसी तरह से ये सूर्य विमान, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि सूर्य तो गर्म होता है और उस गर्म सूर्य में देवताओं की नगरी बनना समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे संभव है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि इनके आतम नाम कर्म का उदय होता है, जिसकी प्रकृति होती है कि मूल में तो बिल्कुल ठंडा, कुछ भी जैसे मार्बल लगाओ ना एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे ठंडा दिखता है, ठंडा महसूस होता है, लेकिन बाहर उसकी निकलने वाली किरणें जो होती है वो बहुत गर्म किरणें होती है ना। कुल 12,000 किरणें होती, तो ये जो किरणें होती है वो गर्म होती है, लेकिन ये मूल में ठंडा होता है। लेकिन जो चंद्र विमान होता है, चंद्र विमान, उसके उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। तो उद्योत नाम कर्म के उदय से वे मूल में भी ठंडे होते हैं और उनकी निकलने वाली किरणें भी ठंडी होती है। इस तरह से जैसे जुगनू होता है, जुगनू के जो प्रकाश होता है उसके भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए प्रकाश होता है। लेकिन कई विद्वानों का यह भी कहना है
कि आतप नाम कर्म का उदय, आतप नाम कर्म का उदय केवल मात्र सूर्य के विमान को ही होता है और कहीं नहीं पाया जाता। समझ में आई? अर्थात सूर्य विमान जिस पृथ्वी कायिक के होते हैं, ऐसे पृथ्वी कायिक जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिसकी किरणें बहुत गर्म गर्म करके निकलती हैं। तो इस तरह से ये यहाँ का मैं आपको बता रहा था विमान, और ऐसे इस विमान में नगरियां बनी हुई हैं, प्रशासन चलता है इनका। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े ये विमान हैं कि इनमें अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं, है ना। इन विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय भी बने हुए हैं। अपने आप में पूरी नगरी, जैसे एक नगर होता है ना, आपने टाइटैनिक देखा होगा, बहुत बड़ा जहाज, एक पूरा का पूरा नगर हो जाता है उसमें। और भी बहुत सारे आजकल बड़े बड़े शिप्स आ गए, तो उसमें आप देखेंगे पूरी की पूरी नगरी, कितने मंजिल, यहाँ तक कि एयरपोर्ट वगैरह सब हो जाता है। और है क्या वो? प्रॉपर एक शिप है। उसी तरह से ये एक विमान ही है, लेकिन अंदर पूरी की पूरी बहुत सुंदर नगरी भी है, अकृत्रिम चित्तालय भी है, खूब सुंदर बना हुआ। ऐसा यह यहाँ पर इनके विमान होते हैं और इन विमानों में ये रहते हैं। हमको जो दिखाई देता है, एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, हमको जो दिखाई देता है वो उन देवताओं के, ज्योतिष देवताओं के विमान हैं, उनके तल भाग जो है वो दिखाई देते हैं, बाकी ऊपर का भाग हमको यहां से नहीं दिखाई देता है। ठीक, अब ज्योतिष देवताओं का रहने का क्रम कैसा है? सबसे नीचे कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर कौन कौन से देव हैं, इसका क्रम जानना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल ऊंचाई से यहां से चलते हैं। सबसे पहले ये 790 हो गया फॉर एग्जांपल। अगर हम यहां से चित्रा पृथ्वी से ऊपर जाएं कदाचित, तो सबसे पहले 790 योजन पर कौन से ज्योतिष देवों के विमान प्राप्त होंगे? तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होंगे? सबसे पहले तो यहाँ मिलेंगे तारे, है ना, तारे प्राप्त होंगे। फिर और ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाना है? मात्र 10 योजन ऊपर, अर्थात 800 योजन। 800 योजन ऊपर जाने पर सूर्य विमान प्राप्त होगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो कब, कितना, लगभग 80 योजन और ऊपर जाना है। 880 योजन ऊपर जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? यहाँ पर चंद्रमा का विमान, चंद्र विमान। ठीक है, फिर और ऊपर जाते हैं, 4 योजन और ऊपर जाते हैं, है ना, तो यहां हमें नक्षत्र प्राप्त होते हैं। फिर 4 योजन और ऊपर जाएंगे तो बुध ग्रह है, उस बुध के विमान प्राप्त होते हैं। अब 3-3 योजन ऊपर जाना है, 88 में 3 प्लस करेंगे तो 91। बुध के बाद शुक्र के विमान प्राप्त होते हैं। फिर 3 योजन ऊपर गुरु के विमान प्राप्त होते हैं। और फिर 897 योजन और ऊपर जाने पर मंगल, है ना, मंगल के विमान प्राप्त होते हैं। और लास्ट में 900 योजन पर शनि। इस तरह से इनके विमान प्राप्त होते हैं। देखो, बहुत पहली बार देख रहे होंगे तो शायद आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो देखो, 90 में 10 जोड़ा तो 800, और उसके बाद 80 जोड़ना है, बस। उसके बाद सिंपल है, 4 जोड़ना है, फिर उसके बाद 3 और 3 जोड़ना है, तो ये संख्या आ जाती है। पहली बार आपको याद करने में कठिन हो सकता है, पर उसके बाद 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा। फिर से देखें, सबसे नीचे 790 पर तारे, 810 योजन ऊपर जाने पर 800 योजन पर सूर्य, फिर 80 योजन ऊपर जाने पर 880 योजन पर चंद्रमा, फिर 4 योजन और ऊपर जाते हैं 884 योजन पर नक्षत्र, फिर 4 योजन और ऊपर जाते हैं तो 888 योजन पर बुध, फिर 3 योजन ऊपर जाते हैं तो 891 पर शुक्र, फिर 3 योजन गुरु, फिर 3 योजन मंगल, और फिर 3 योजन पर शनि। इनके विमान मौजूद है। अंतर क्या है इसमें? विशेष बात क्या है?
विशेष यह है कि साइंस जो है वो ये कहती है कि चंद्रमा पास में है, सूर्य दूर में है, लेकिन आगम कहता है कि सूर्य पास में है, चंद्रमा दूर है। और कई लोग कहते भी हैं कि ये चंद्रमा पर पहुंच गए और ये चंद्रमा पर पहुंच गए। ये बहुत संशयास्पद स्थिति, अभी बहुत सारी इसमें बातें मिल भी रही हैं, बहुत सारे आक्षेप पटाक्षेप भी खुल करके सामने आ रहे हैं। तो वर्तमान में जो चंद्रमा पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस सब बातों को कहना जैन सिद्धांत के अनुसार या किसी जैन विद्वान के द्वारा इस बात को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है कि ये कहाँ जा रहे हैं, है ना। हमारा ये जो भेजा जा रहा है यहाँ से यान वो कहाँ, चंद्रयान आदि सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आगम से देखेंगे तो हमारा ये है कि उसको चंद्रमा पर जाने के पहले उसको सूर्य पार करना पड़ेगा, तब चंद्रमा तक जा पाएगा। और वो कैसे संभव है, समझ में नहीं आता। तो ये इनका क्रम है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि ये ज्योतिष देव होते कितने हैं। वनवासी देव 10 प्रकार के थे, व्यंतर 8 प्रकार के थे, तो ज्योतिष देव कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है ज्योतिष देव कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। कौन से? चंद्र, है ना, चंद्रमा या चंद्र एक ही बात है, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ध्यान से सुनना, एक तरह से ये 5 प्रकार भी हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चंद्रमा का परिवार है एक तरह से। इसका हेड कौन है? चंद्रमा। हेड को हम अपनी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं इंद्र। इसका इंद्र कौन है? चंद्रमा। ये एक पूरी फैमिली है ना, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जैसे हमारा आपका परिवार होता है ना, 3 ताऊ जी हैं, 5 चाचा हैं, 3 बुआएं हैं, इस तरह से पूरा एक परिवार होता है, किंतु कोई एक मुखिया होता है उसका। ठीक उसी तरह यहाँ पर मुखिया जो है वो चंद्रमा, इसको बोलते हैं इंद्र। और सूर्य जो होता है वो प्रतींद्र होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्रमा का परिवार, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चंद्रमा का परिवार है। ठीक है, चंद्रमा के परिवार में कौन कौन होगा? एक चंद्रमा होगा, एक सूर्य होगा, है ना, यहां पर लिखता जाता हूं। ये इंद्र होता है, ये प्रतींद्र होता है। आपको पता है जैन शास्त्रों में 100 इंद्र बताए गए हैं, है ना, 100 इंद्र। उसमें से एक चंद्रमा इंद्र है और एक सूर्य जो है वो प्रतींद्र है। बाकी भवनवासी के 40 इंद्र प्रतींद्र दोनों हो जाते हैं, 20-20 करके। भवनालय 40, व्यंतर जीवाण होती 32, व्यंतरों के 32 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और ये ज्योतिषों के 2, एक चंद्रमा और एक सूर्य, वैमानिकों के पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। तो बाकी इस तरह से 100 इंद्र होते हैं। तो उसमें से इंद्रों की गिनती में इंद्र और प्रतींद्र दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। ज्योतिष लोक का इंद्र चंद्रमा, हेड चंद्रमा। विज्ञान कहता है कि ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह जो होता है वो कौन होता है? सूर्य, है ना, सबसे बड़ा, और उसके चारों तरफ सब घूमते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी फ्लैट है। विज्ञान कहती है कि पृथ्वी गोल है। जैन दर्शन कहता है कि सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भी गति करता है, सूर्य भी गतिमान होता है, किंतु विज्ञान अलग कुछ अपनी बात करता है। खैर, मैं वही कह रहा हूं, उसकी बुद्धि को एक तरफ रख करके और शुद्ध मन से अभी जैन सिद्धांत को समझे, बड़ा आनंद आएगा। तो चंद्रमा जो है वो इंद्र है, सूर्य जो है वो प्रतींद्र है, और बाकी और भी ये परिवार है। अच्छा, इस परिवार में कुल कैसे कैसे कितने कितने सदस्य हैं वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पर चंद्रमा एक होता है, सूर्य एक हुआ, ग्रह 88, नक्षत्र 28 और तारे 66,975 कोड़ा कोड़ी। ध्यान रख से सुनना, क्या लिख दिया मैंने, फिर पूरा लिख देता हूं। कोड़ा
कोड़ी। कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य। तो कोड़ा कोड़ी में कितने शून्य हो गए? 14। अर्थात 66,975 के बाद 14 शून्य लगा दीजिएगा। 14 शून्य 0,0,0,0,0 लगा दीजिएगा। तो ये संख्या आ जाती है, एक चंद्रमा के परिवार में इतने तारे होते हैं। 66,975 कोड़ा कोड़ी। इसकी शुद्ध भाषा में अपन को ऐसा बोलना है, 66,975 नहीं, 66,975, 66,975 कोड़ा कोड़ी। इतने सारे तारे होते हैं। अच्छा, ये हो गया चंद्रमा का परिवार। अब मन में ये प्रश्न होता है कि अभी देखेंगे पूरा कहाँ है, ये कैसे है, वो सब भी देखेंगे, इनके ऑर्बिट कैसे होते हैं वो भी सब समझेंगे। पर उससे पहले इनकी संख्या और समझ लेते हैं व्यवस्थित रूप से। जम्बू द्वीप में सबसे पहले जम्बू द्वीप में कुल कितने चंद्रमा और सूर्य हैं? मैंने इसको मिटा नहीं था। देखिए, चंद्रमा और ये सूर्य, ठीक है। अब जम्बू द्वीप में जो है वो 2 चंद्रमा है और 2 सूर्य है। मैं चर्चा कर रहा हूं जम्बू द्वीप की। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा है और 2 सूर्य है, ठीक है। और ग्रह कितने हैं? तो एक चंद्रमा के परिवार में 88, तो 2 चंद्रमा के परिवार में 176। एक चंद्रमा के परिवार में 28, तो 2 चंद्रमा है अगर, तो कुल जम्बू द्वीप में कितने नक्षत्र हो गए? 56। और एक चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं, तो इंटू 2 करने पर ये संख्या आती है 1,33,950 कोड़ा कोड़ी। ये जम्बू द्वीप की संख्या हो गई। लिखते चलिएगा फटाफट, है ना, बिल्कुल आलस नहीं करें। और आप लिखेंगे तो आनंद आएगा, तो विषय आपका स्पष्ट होगा। फिर से बोल रहा हूं, ये किसकी संख्या बता रहा हूं मैं आपको यहां पर? जम्बू द्वीप में ज्योतिष देवों के विमान या ज्योतिष देव। चंद्रमा 2 हैं, सूर्य 2 हैं, ग्रह 176 हैं, नक्षत्र 56 हैं और तारे 1,33,950 कोड़ा कोड़ी। इतने तारे यहां पर जानना चाहिए। ठीक हो गया। ये जम्बू द्वीप की बात हो गई। इसका मतलब हम जहां रहते हैं यहाँ 2 सूर्य हैं, हम जहां रहते हैं यहाँ 2 चंद्रमा हैं। आप कहते हैं कि क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो रोज एक ही सूर्य देखते हैं। नहीं, कई वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आज जो सुबह हम सूर्य देखते हैं, कल सुबह वो सूर्य नहीं होता है, कल दूसरा सूर्य होता है, वापस परसों वापस वही सूर्य प्राप्त होता है ना। अर्थात एक दिन छोड़ करके एक दिन बाद वो सूर्य प्राप्त होता है। हम तो रोज एक ही देखते हैं, देखेंगे क्यों नहीं। हम जैसे ट्रेनों की व्यवस्था देखते हैं, एक बार उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम जयपुर मुंबई जाते हैं, जयपुर से मुंबई जाने का एक रास्ता है और इसके लिए जयपुर मुंबई सुपरफास्ट करके एक ट्रेन है। जयपुर से मुंबई जाने में लगभग 18-20 घंटे लगते हैं और दोपहर में 2 बजे से या 2:10 पे यहाँ से निकलती है ट्रेन और सुबह 7-8 बजे पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन भी ठीक दोपहर में 2:10 पे उनको फिर ट्रेन मिलती है। तो जब हम छोटे थे या जब नासमझ थे, तब हम ये सोचते थे कि ट्रेन इतनी जल्दी कैसे घूम करके आ गई या फिर इसको कैसे उठा करके ले आए। पर ये सब बाद में बड़े होकर के समझ में आया कि नहीं, रेलवे के पास 2 जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन है जो यहाँ से जाती है, फिर वहां होल्ड करके फिर दूसरे दिन आती है, फिर वापस जाती है। तो जो ट्रेन आज दिखाई दी वो अब परसों हमको वापस जयपुर में दिखाई दी। ठीक इसी तरह जो सूर्य आज हमको दिखाई देता है, उसको पूरी परिक्रमा करने में, है ना, 48 घंटे लगते हैं, तो 2 दिन लग जाते हैं, तभी वो वापस सूर्य आता है। इसलिए जम्बू द्वीप में कुल 2 सूर्य, 2 चंद्रमा और इतना उनका परिवार जानना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ढाई द्वीप की तरफ।
अब प्रश्न आता है कि ढाई द्वीप में कुल कितने चंद्रमा और कितने सूर्य हैं, इसकी काउंटिंग एक बार करके देख लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। पिछले स्वाध्याय में हमने ढाई द्वीप क्या होता है वो अच्छे से पढ़ा, आप सबको भी पता होगा। एक बार ढाई द्वीप लिख लें, बनाएंगे तो नहीं, लिख लेते हैं। जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड या धातकी द्वीप, एक ही बात है। उसके बाद कालोदधी समुद्र, और उसके बाद पुष्करार्ध। ये ढाई द्वीप होता है। पिछले स्वाध्याय में हमने स्पष्ट किया था, जम्बू द्वीप थाली के आकार का, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदधी और फिर पुष्करार्ध। इस तरह से ये 45 लाख योजन प्रमाण, 45 लाख योजन प्रमाण हमारा ढाई द्वीप होता है। इस ढाई द्वीप में, ये ढाई द्वीप हमने बनाया, इस ढाई द्वीप में कितने हैं, कितने चंद्रमा और कितने सूर्य हैं, बाकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, चंद्रमा और सूर्य की ही करते हैं, बाकी ग्रह उसके हिसाब से हम लगा लेते हैं। तो एक बार इसकी काउंटिंग करते हैं, देखिए आपको पता चलेगा कि कितने ढाई द्वीप में चंद्रमा और सूर्य है। जम्बू द्वीप अभी आपको बताया, जम्बू द्वीप में कितने चंद्रमा, 2, और उतने ही सूर्य। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा और 4 सूर्य। धातकी द्वीप में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य। कालोदधी में 42 चंद्रमा और 42 ही सूर्य है। और पुष्करार्ध में 72 है ना, ध्यान रखना, 72 चंद्रमा है और 72 ही आपके सूर्य है। इन सब का टोटल करने पर आता है 2 4 6 10 12, 2 1 7 और 1 8 और 4 12 13, 132 चंद्रमा होते हैं। ढाई द्वीप में कुल 132 चंद्रमा है, और ठीक ऐसी की ऐसी संख्या यहां पर भी आ गई, 132 ही सूर्य है ना। ढाई द्वीप में कुल 132 चंद्रमा है और 132 ही सूर्य है। चलिए ढाई द्वीप को और आगे चलते हैं। पुष्करार्ध का जो पर्वत है, पुष्कर को आधा करने वाला, पुष्करवर द्वीप को आधा करने वाला जो पर्वत है, जिसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है, उस मानुषोत्तर पर्वत को भी क्रॉस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या स्थिति है। कितने, हम तो पूरे मध्यलोक की चर्चा कर रहे हैं ना आज, तो कितने हैं आखिर, एक बार देखे तो सही, समझे तो सही। ये संख्या आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र 1 याद करेंगे तो दूसरी अपने भी याद हो जाएगी। जितने चंद्रमा है उतने ही सूर्य होते हैं एक परिवार में, आपको पता है। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि और ग्रह नक्षत्र तारे ये कितने, ये भी बता दीजिएगा। सो सिंपल, बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल धातकी खंड में 12 चंद्रमा है, किसी ने पूछा कि धातकी खंड में नक्षत्र कितने हैं, तो ये काउंटिंग आपको बहुत सिंपल हो जाएगी। 12 × 28 नक्षत्र होते हैं, बस ये जो आ जाएगी संख्या वो इसके। इसी तरह से ग्रह कितने हैं तो इंटू 88 कर देंगे तो ग्रहों की संख्या भी निकल करके आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ढाई द्वीप। अब उससे आगे चलते हैं तो क्या स्थिति है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको मोटे मोटे रूप में बता रहा हूँ। अब आंकड़ों पे नहीं ले जा रहा हूँ, आपको सिर्फ मुख्य तथ्य बता रहा हूँ कि उसके बाद क्या है। उसके बाद क्या है एक्चुअली कि 1-1 लाख है ना, 1-1 लाख योजन के वलय बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ढाई, ये पुष्करार्ध आ गया ना, पुष्करार्ध हो गया। पुष्करार्ध के बाद फिर 1 लाख, फिर 1 लाख योजन पर वलय है, फिर 1 लाख योजन पर वलय, फिर 1 लाख योजन पर वलय। तो ऐसे 1-1 लाख योजन पूरा पुष्करार्ध से लेकर के लास्ट स्वयंवरमण तक 1-1 लाख योजन के वलय बने हुए हैं। वलय 1 लाख योजन के नहीं है ना, 1 लाख योजन छोड़ करके फिर 1 लाख योजन के, तो 1-1 लाख योजन के जो वलय बने हुए हैं, हर 1 लाख पर 4 चंद्रमा और 4 सूर्य बढ़ते जा रहे हैं।
4 चंद्रमा और 4 सूर्य बढ़ते जा रहे हैं। ठीक हुआ। जैसे यहाँ पर लास्ट में कितना थे 72, तो अब इसमें से 4 चंद्रमा और 4 सूर्य बढ़ा दीजिएगा, फिर उसके आगे या फिर इसमें 72 से जस्ट डबल हो जाएगा, तो उसके बाद 4 चंद्रमा 4 सूर्य बढ़ा दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ाना। लेकिन जहां द्वीप परिवर्तित हो और समुद्र आ जाए या समुद्र चेंज हो करके द्वीप आ जाए, वहां हमें संख्या डबल कर देनी है। ध्यान रखना, जहां द्वीप या समुद्र आते हैं, जैसे द्वीप खत्म हुआ और समुद्र आ रहा है, तो लास्ट द्वीप में जितने सूर्य चंद्रमा हैं उसकी संख्या डबल पहले वलय में होगी। फिर हर वलय में 1-1 लाख योजन के प्रमाण पर 4 चंद्रमा 4 सूर्य 4 चंद्रमा 4 सूर्य बढ़ते 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 जाएंगे। ऐसे कहां तक जाएंगे? बढ़ते बढ़ते लास्ट स्वयंभू रमण तक बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो ये तो संख्या बहुत ज्यादा हो गई, बिल्कुल बहुत संख्या ज्यादा हो गई। इसलिए कोई पूछे कि कुल मध्यलोक में कितने चंद्रमा, है ना, कुल मध्यलोक की बात कर रहा हूं आप सीधी, है ना, कुल मध्यलोक में कितने चंद्रमा और कितने सूर्य हैं, तो एक ही बात याद रखना, असंख्यात चंद्रमा है और असंख्यात सूर्य है। जब असंख्यात द्वीप समुद्र है, द्वीप समुद्र बड़े बड़े विशाल द्वीप समुद्र हैं, तो उनको प्रकाशित करने वाले चंद्रमा और सूर्य भी असंख्यात ही होंगे। तो इसलिए असंख्यात चंद्रमा असंख्यात सूर्य होते हैं मध्यलोक में। अब मैं आपको इसके साथ एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम अकृत्रिम चैत्यालयों की गणना करते हैं, तो ज्योतिष देवों के विमानों में जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं, है ना, और व्यंतरों के विमानों में जो अकृत्रिम चैत्यालय उसको भी काउंट नहीं करते। कारण क्योंकि ये असंख्यात है, असंख्यात को गिना नहीं जा रहा है, असंख्यात तो अनकाउंटेबल है, उसको कैसे गिनेंगे। तो जो अपन अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं, 8,56,97,481, ये 3 लोक में इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिसमें से अपन ने भवनवासी देवों के अकृत्रिम चैत्यालय पढ़े थे 7,72,00,000, ये भवनवासी के थे। उसके बाद हमने मध्यलोक के पढ़े, मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय थे। ठीक हो गया। और अब हम वैमानिकों के पढ़ेंगे आगे जाकर के, जो 84,97,023, ये संख्या, इन सबको टोटल करने पर 8,56,57,481 आता है। अब इसमें भवनवासी के गिने हैं, व्यंतरों के नहीं गिने हैं, ज्योतिष देवों के विमानों के अकृत्रिम चैत्यालय भी नहीं गिने हैं, हाँ वैमानिकों के जरूर गिने। तो ये वैमानिकों के हो गए, ये भवनवासी के हो गए। ज्योतिष और व्यंतरों के नहीं गिने, इसके पीछे कारण है कि वे असंख्यात होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उनको भला हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ गणना नहीं की गई है। और असंख्यात होने की वजह से, और बहुत सारे, क्योंकि द्वीप बहुत सारे चंद्रमा सूर्य बहुत से, इसलिए उनमें असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। आपने ये तो बताया कि इन सब से भ्रमण होता है और इन सब से कार्य होता है। तो एक चीज पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुमेरु पर्वत, फॉर एग्जांपल ये हमारा सुमेरु पर्वत है, ठीक है। इस सुमेरु पर्वत से कैसे घूमते, एक चीज हमने और देख ली कि 1121 योजन एरिया छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर इनके बनते हैं ये ऑर्बिट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं इसको गलियां, जहां पर ये जो विमान है वो एक निश्चित गति से चलते हैं और एक निश्चित स्थान पर चलते हैं। सौरमंडल बनाते होंगे आप अपने बच्चों के होमवर्क में, तो आपने देखा होगा कि हर सबके अपने कक्ष बने होते हैं, सबकी एक अपनी गलियां होती हैं, उसी गलियों में फिर ये सब घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसके सेंटर में घूमते हैं, तो सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है ना। तो सुमेरु पर्वत की इस तरह से चारों तरफ ऐसे 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 करके सब घूमते हैं। तो मैंने यही सुमेरु पर्वत बनाया है। और कहाँ घूमते, वही 110 योजन प्रमाण बताया ना आपको, वहीं पर, उससे ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और ऐसे 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 से घूमते हैं, फिर वापस अंदर आते हैं, फिर वापस बाहर जाते हैं, इस तरह से। तो पर एक बात और विशेष जानी यहाँ पर कि ये जैसे जम्बू द्वीप आ गया,
है ना, ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में ये इतना एरिया आप मान लीजिएगा। अब मैं सीधी चर्चा कर रहा हूं सूर्य ग्रह की, है ना, जिससे दिन रात होते हैं, है ना, दिन और रात का अंतर होता है, उसकी चर्चा मैं सीधा आपसे करने जा रहा हूं। तो उसकी क्या स्थिति है? तो सूर्य जो है वो 180 योजन जम्बू द्वीप के अंदर से और 330 योजन इस जम्बू द्वीप की जगती से बाहर, ठीक हुआ? याद रखना संख्या 180 योजन अंदर और 330 योजन बाहर। टोटल अगर देखते हैं तो ये 8 और 3 11 510 510 योजन प्रमाण इसका चाल क्षेत्र है ना। चाल क्षेत्र का मतलब चार क्षेत्र, चार क्षेत्र का मतलब ये घूमने का उसका जो है वो 510 योजन है। ये यहां से यहां तक घूमेगा बस, मतलब सूर्य है वो यहां नहीं आएगा, इससे बाहर भी नहीं जाएगा, वो यहां घूमेगा। यहां घूमेगा मतलब जैसे ये है, मैं अब इसका बना रहा हूं गली जिसमें वो घूमता है। ये है सूर्य का चार क्षेत्र, ठीक हुआ? ऐसे कैसे गली बनती जाएगी, ऐसे ये दूसरी गली, ऑर्बिट जिसको अपन कहते हैं, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये ऐसे करके 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 यहां, है ना, यहां तक आ जाओ। ऐसे ऐसे करके करते 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 लास्ट में ये 330 तक, बस समझ में आ गया? ऐसे 330 तक 510 योजन प्रमाण, 510 योजन प्रमाण ही इसका चार क्षेत्र होता है। गमनागमन करने का क्षेत्र 510 योजन होता है, ठीक हुआ? और फिर उसके बाद मतलब ये ऐसे करके यहां से जाएगा और फिर वापस अंदर आएगा, जाएगा और फिर अंदर आएगा। इस तरह का इसके कुल ऐसे ऑर्बिट हैं सूर्य में। प्रश्न होता है कि सूर्य के कितने ऑर्बिट हैं, ऐसे सूर्य की कितने गलियां हैं, कितने कक्ष हैं? तो उसके लिए कहा जाता है 184 गलियां हैं। कितनी है? 184, 184 इसकी गलियां हैं, जो कि पूरा यहां से लगा कर 510 योजन प्रमाण इस चार क्षेत्र में सूर्य की कुल कितनी गलियां हैं? तो 184। एक गली में सूर्य को भ्रमण करने में एक दिन लगता है, तो 184 में कितना समय लगेगा? 183, है ना, 183। 183 क्यों? क्योंकि दो सूर्य चंद्रमा है, दो सूर्य है ना। वो कैसे अभी हम आपको बता दें, है ना। अभी ये 510 समझ गए। जम्बू द्वीप के 180 योजन अंदर, 330 योजन बाहर इसका ऑर्बिट एरिया है, अर्थात ऑर्बिट है जिसमें ये गलियां हैं, जिसमें ये सूर्य भ्रमण करता है। अब ये भ्रमण कैसे करता है? ये गलियां हैं, ये समझना, ये तो बीच में अंतर है योजन का, 2 लाख योजन का, ये गलियां हैं, इस पर वो भ्रमण कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए सूर्य है, तो ये भ्रमण कर रहा है ऐसे ऐसे। तो फिर वो चेंज कैसे करता है? तो उसके लिए हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ये एक, जैसे कहीं पर भी इस तरह से कर लेते हैं और एक इधर से कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो चेंज करते हैं। ऐसे 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 और ऐसे, ठीक हो गया? ये एकदम जैसे ये यहां से यहां आया और इसी तरह यहां पर भी ले लीजिएगा। ऐसे, ये है इसका तरीका। अब देखा ध्यान से, एक सूर्य अभी यहां है और दूसरा सूर्य जो है वो यहां है। यहां अभी सूर्योदय हुआ है और हमारा भरत क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल यहां पर है। तो ये सूर्योदय होने पर हमें ये सूर्य दिखा और ये एग्जैक्ट इसी तरह से ये घूम रहा है ना, बिल्कुल, है ना। ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर, इस तरह से इसका भ्रमण चलता है, ठीक है। और चेंज कैसे होते हैं? जैसे ये हुआ, अब ये यहां आएगा और उसके बाद ये चेंज हो गया, फिर ये इस ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। ये थोड़ा गलत बन गया,
इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे। जैसे यहां से आया, अब ये यहां गया, फिर ये चेंज हो गया, फिर ये ऐसे करके यहां आया, फिर ये चेंज हो गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये चेंज हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे इनके चलते हैं, है ना। यहाँ आया, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे करके दूर जाते हैं और फिर नजदीक आते हैं। तो जाने में कितना टाइम लगा? 184 गली को पार करने में 183 दिन लगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सुमेरु पर्वत है और यहां से वो चालू हुआ भ्रमण करना, जब दूर जाएगा यहां से 183 दिन 183, तो जाने में 183 और आने में भी 183, ये हो गया आपके 366 दिन साल भर के। अर्थात जाने में, है ना, जाने में 6 महीना और आने में 6 महीना। जब जाता है तो दक्षिणायन होता है और जब आता है तो उत्तरायण होता है। इस तरह से दक्षिणायन और उत्तरायण का विभाग भी इस जैन दर्शन के अनुसार इस तरह से होता है। सुमेरु पर्वत की तरफ जब आता है तो उत्तरायण, और सुमेरु पर्वत से दूर जाता है सूर्य धीरे धीरे करके, तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, वे सब उत्तरायण में करते हैं। अर्थात जब सूर्य वापस आता है, हमारी ओर वापस आता है, उसका मुख हमारी तरफ होता है, तब अपन कहते हैं हाँ अब देव जग गए, अब जितने भी शुभ मुहूर्त है, शुभ अच्छे कार्य है, वो सब इन 6 महीनों में होते हैं, वो 6 महीने में नहीं होते। तो ये एक सिस्टम है ज्योतिष की दृष्टि से जो बिल्कुल सटीक और अच्छे से बैठता है। वार कितने हैं? कुल 7 वार। कौन कौन से? रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? रविवार को रविवार क्यों कहा जाता है? मंगलवार को मंगलवार क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त। तो वो 30 मुहूर्त में से जो सबसे पहला मुहूर्त जिस ग्रह का होता है, सबसे पहला मुहूर्त जिस ग्रह का होता है, फॉर एग्जाम्पल रविवार है तो रविवार का सबसे पहला मुहूर्त अर्थात 48 मिनट्स का जो पहला टाइम होता है वो सूर्य का होता है, इसलिए उसका नाम रविवार हुआ। उसके बाद पहला मंगल तो मंगलवार होता है। इस तरह से वारों के नाम पड़ते हैं। अर्थात 30 मुहूर्तों में सबसे पहला मुहूर्त जिसका होता है उसी के नाम से, जैसे शनिवार है तो शनिवार का 30 मुहूर्त होते हैं, तो सबसे पहले सूर्योदय में जो वार होता है वो वार यहाँ पर रखा जाता है। और वार जो है वो यहाँ पर सूर्योदय से चेंज होते हैं। वो 12 बजे से चेंज होना वाला वो वैज्ञानिकों की दृष्टि से, हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्योदय तक की गणना की जाती है। फिर दूसरी बात आती है कि तिथि कैसे बनती है? तो तिथि जो है वो चंद्रमा से बनती है ना, कि सूर्य की 184 गलियां होती है, चंद्रमा की कितनी होती है? 15 होती है। चंद्रमा की कितनी होती है? 15 गलियां। तो चंद्रमा भी इसी तरह से जब एक ऑर्बिट से यहां से लेकर के यहां तक आता है एक तिथि बनती है, फिर चेंज करके दूसरे यहां तक पहुंचता है, फिर दूसरी तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से ये पूरी 15 गली पार करता है। जब दूर गया कृष्ण पक्ष हो गया और जब वो वापस आता है तो शुक्ल पक्ष हो जाता है। इस तरह से इन तिथियों का विभाजन, मतलब तिथि जो है वो कुल मिलाकर के इस चंद्रमा के घूमने से बनती है, इस तरह से जानना चाहिए। महीना कैसे बनता है? महीनों के नाम रखे जाते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये क्यों रखे गए हैं और इनका कैसे तरीका है? तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका है और इसके लिए कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जो महीना है उस महीने का पहला नक्षत्र जो होता है, पहला नक्षत्र, फर्स्ट नक्षत्र जो होता है उसके नाम पर महीने का नाम होता है। जैसे चैत्र महीना है तो चैत्र महीना, इसका नाम चैत्र इसलिए पड़ा क्योंकि उसके सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए वो चैत्र पड़ा। जैसे कृतिका नक्षत्र से कार्तिक माह पड़ा, अश्विनी नक्षत्र से आश्विन महीना पड़ा। इस तरह से इनके नाम आदि पढ़ते रहते हैं।
तो ये नक्षत्र होगा। उत्तरायण और दक्षिणायन अपन ने देख ही लिया। एक महीना आगे कैसे बढ़ता है, कई बार महीना डबल हो जाता, पूरा महीना का महीना डबल हो गया, वो कैसे होता है? तो उसका भी एक तरीका यही है कि सूर्य जो है, अभी आपको दिखाया था कि थोड़ा सा यहाँ एक से ये जो चेंज करता है ऐसे कर, तो ये हो गया चेंज, फिर ये यहां से चलेगा, फिर यहाँ चेंज होगा, फिर यहां से चलेगा, फिर यहाँ चेंज होगा। ऐसे ये जो ये चेंज वाला ये एरिया है ना, ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं मुहूर्त। एक मुहूर्त लगता है इतने में भी, सूर्य को इससे इतने चेंज करने में भी एक मुहूर्त लगता है। मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स, इतना टाइम लगता है उसको। तो अब अगर इतना टाइम लगता है तो आप देखिएगा, एक सूर्य को यहां से यहां तक आने में एक दिन, अर्थात 24 आवर्स। जब तक ये सूर्य यहां से यहां तक आया तो यहाँ वाला सूर्य जो है वो यहां से यहां तक चला जाता है। इसलिए एक पूरा राउंड करने में इनको 48 घंटे अर्थात 2 दिन लग जाते हैं। तो चलिए, मैं ये बता रहा था कि ये एक मुहूर्त, उसमें से एक मुहूर्त ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहां से यहां तक आने में ये एक्स्ट्रा, फिर यहां से यहां तक जाने में फिर ये एक्स्ट्रा, फिर यहां से आने में ये एक्स्ट्रा। तो ये एक मुहूर्त अर्थात 24 घंटे में सूर्य जो है वो कम से कम एक मुहूर्त, है ना, एक मुहूर्त एक्स्ट्रा टाइम लेता है, एक मुहूर्त एक्स्ट्रा टाइम लेता है एक दिन में। एक दिन में एक मुहूर्त एक्स्ट्रा टाइम लिया, एक दिन में एक मुहूर्त, तो 30 दिन में कितना हो गया? 30 दिन में 30 मुहूर्त, है ना। और 30 मुहूर्त इज इक्वल टू एक दिन हो गया, है ना। 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है, अभी बताया आपको मैंने, 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है। तो 30 दिन में एक दिन, और 12 दिन, 12 महीनों में 12 दिन, 12 महीनों में 12 दिन, तो 30 महीनों में अर्थात 2.5 साल में 30 दिन एक्स्ट्रा हो गए। और 30 दिन एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि एक महीना, 30 महीने में एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, अर्थात 2.5 साल में हमेशा, हर 2.5 साल में एक माह हमेशा एक एक्स्ट्रा बढ़ता ही है। इस कारण से इसकी स्थिति ऐसी बनती है। राहु केतु, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इनका क्या प्रभाव होता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये कि चंद्रमा का विमान, एक सूर्य का विमान। तो चंद्रमा का जो विमान चलता है ठीक इससे 4 अंगुल नीचे, है ना, ठीक इसके 4 अंगुल नीचे राहु का विमान भी होता है, और सूर्य का विमान जहां होता है उसके ठीक नीचे केतु का विमान भी होता है। तो सूर्य और राहु और इधर नीचे पृथ्वी, इस सूर्य और इन दोनों के बीच में राहु आ जाता है, तो ये यहां पर आपके चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य और पृथ्वी के ठीक नीचे बीच में, है ना, हमारे भरत क्षेत्र के बराबर ऐसी स्थिति है। चलता तो इसके नीचे ही है, पर उसी समय उसी स्थान पर जब मिले और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बिल्कुल सूर्य ऊपर होता है, केतु इधर होता है, हम यहाँ पृथ्वी इधर होती है, ऐसी स्थिति में ये सूर्य ग्रहण होता है, ये चंद्र ग्रहण होता है। इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिस पर कहा जाता है शास्त्रों में सैद्धांतिक ग्रंथ आदि नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसका वातावरण पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं होता है। और भी बहुत सारे नवग्रह हैं, इन नवग्रहों के माध्यम से भी क्या ये असर करते हैं, क्या इनको मतलब इनका क्या प्रभाव पड़ता है। इनका जब जातक जन्म लेता है ना, जब जातक जन्म लिया उस समय ग्रहों की स्थिति देखी जाती है ना, कौन सा ग्रह कहां पर है, कौन सा ग्रह कहां पर है, कौन सा ग्रह कहां है। जैसे सूर्य निकट है तो सूर्य का प्रभाव होता है, चंद्रमा बहुत दूर है तो चंद्रमा का बहुत कम प्रभाव होता है। कहते हैं तुम्हारा चंद्रमा बहुत कमजोर है, तुम डिसीजन लेने में बहुत कमजोर हो, इत्यादि बात बोलते हैं। तुम्हारा सूर्य कमजोर है इसलिए तुम्हारा भाग्य कमजोर है, इससे बोलते हैं ना। तो इसका सब जातक के जन्म से लेकर के स्थितियां बनती है, इसी पर पूरा ज्योतिष चलता है, और ज्योतिष लोग जितनी भी बात बताते हैं वो इनके आधार पर। तो ये बहुत कुछ आज हमने इस ज्योतिष लोक के बारे में समझने की कोशिश की। हाँ, वैज्ञानिकों से कुछ बातें हमारी इसमें नहीं मिलती हैं, पर बहुत कुछ बातें इसमें मिलती भी हैं। तो जो बातें नहीं मिल रही है, मैं समझता हूँ वैज्ञानिक और कोशिश कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, आगे जाकर के निश्चित रूप से जैन सिद्धांत के अनुसार ही उनका भी सिद्धांत गठित होगा। बस आज इतना ही।
शेष आगे की क्लास में अपन और कुबो भूमि पाताल लोक आदि क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज बस इतना ही। सबको जय जिनेन्द्र। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की